इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास गणित विषय के सभी अध्याय से चुन चुन कर महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण कंसेप्ट तथा महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय वाइज आपको दिए जाएंगे। देखिए, आज जो सूत्र तथा नोट्स आपको दिए जा रहे हैं प्रत्येक अध्याय के लिए अलग अलग, इससे अधिक आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन्हीं सब सूत्र से, कंसेप्ट से तथा महत्वपूर्ण नोट्स से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर सभी अध्याय के लिए अलग अलग नोट्स तथा सूत्र का अध्ययन करते हैं। ये सभी नोट्स तथा सूत्र एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। ये आप इतना देख लेते हैं तो प्रत्येक अध्याय में आपको इससे अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और प्रत्येक अध्याय से आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं को समझते हैं। देखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या देखना है, परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याओं का प्रारूप। तो ये सभी की पॉइंट आप जितना देख रहे हैं सभी की पॉइंट ही हैं। तो प्रारूप में क्या लिखेंगे, P बटा Q के रूप का होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात P 0 हो सकता है किंतु Q 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी पूछता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत और एक अनवसानी आवर्ती। देखिए, कभी कभी हम लोग अशांत भी लिखते हैं किंतु एनसीईआरटी में अनवसानी आवर्ती लिखा हुआ है, तो आप इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। अब शांत में क्या होता है, जैसे शांत का मतलब शांत होना, अर्थात 0.25 ये समाप्त हो गया, आगे अब नहीं आएगा। 3.5 इसके आगे अब कोई संख्या दशमलव के बाद नहीं आएगी। तो इस तरह से ऐसे दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं जो समाप्त हो जाए दशमलव के बाद। अब दूसरा प्रारूप है अनवसानी आवर्ती, 0.125, 125, 125 और इसमें डॉट डॉट अवश्य दिया रहेगा, अर्थात यहाँ पर 125 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद कुछ निश्चित क्रम में संख्याओं का पुनरावृत्ति होने लगे तो उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी संख्या है अपरिमेय संख्या। प्रारूप के बारे में समझेंगे तो ये P बटा Q के रूप का नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। तो होता किस रूप का है, तो ये होता है √a के रूप का। पाई को छोड़ दिया जाए तो पाई अपवाद में है, √a जहां a पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, √a अर्थात √7, √10 अर्थात ये 7 और 10 यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं होने चाहिए। जैसे √9 लिख देंगे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये शर्त है कि √a में a पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब बात करते हैं इसके दशमलव प्रसार की। तो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आवर्ती में अनावर्ती में मिस्टेक होता है। तो ये किस रूप का होता है, तो ये होता है 0.303003000। ये देख रहे हैं आप, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, अर्थात निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और यहाँ डॉट डॉट है तो ये अनवसानी अनावर्ती का दशमलव प्रसार है। एक और समझ सकते हैं आप, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। तो इस तरह से इस रूप में लिखेंगे तो ये अनवसानी अनावर्ती हो गया। ये दशमलव प्रसार, ये दोनों अनवसानी अनावर्ती हैं। अब इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, इसे क्या कहते हैं, a बराबर BQ प्लस R। ये मुख्य रूप से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल का प्रारूप होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R, जहां अब ये जो कंडीशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये होगा इसका। तो इसका मतलब ये होता है कि R
शून्य के बराबर हो सकता है, शून्य से बड़ा होगा किंतु b से छोटा होता है। ये होता है 0 और b के बीच होता है, लेकिन 0 के बराबर भी होता है, b के बराबर कभी नहीं होता है। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न आया करते हैं। अब यहाँ पर चौथे पॉइंट के रूप में आप HCF तथा LCM में संबंध देखेंगे। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो होता ये है कि दो संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशनशिप है ये दो संख्याओं पे ही लागू होता है, 3 वाले में नहीं लागू होगा। तो दो संख्याओं का LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये एक कंडीशन है और इसे संबंध भी कहा जाता है कि दो संख्याओं के LCM तथा HCF में। तो ये LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इससे कई तरह के आप सूत्र बना सकते हैं, जैसे LCM बराबर HCF बटा में चला आएगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF, या पूछ दे HCF बराबर तो LCM को बटा में कर देंगे, पहली संख्या बराबर तो LCM HCF दिया है तो दूसरी संख्या को बटा में कर देंगे। तो इस तरह से इसे 4 सूत्र बन सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आप देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। पहला बिंदु, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं तो कहेंगे अनंत, या पूछा जाए कि 2 और 3 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं तो असंख्य। मतलब बहुत सारी संख्याएं होती है किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच। दूसरा महत्वपूर्ण नोट्स, किसी परिमेय संख्या में q का स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक दे देगा यहाँ पर भिन्न दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि शांत नहीं होगा। तो यदि बटा में जो है उसे q बोलते हैं, तो q यदि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, यहाँ n मान लिया जाए, n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा शांत नहीं होगा। अब यहाँ तीसरा पॉइंट, संख्या a टू दी पावर n शून्य पर समाप्त होती है यदि a के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 संख्या मौजूद हो। अर्थात बहुत बार पूछता है, जैसे NCERT के एक उदाहरण है कि 4 टू दी पावर n और क्वेश्चन में दिया है 6 टू दी पावर n, क्या शून्य पर समाप्त होगी? तो संख्याएं शून्य पर तब समाप्त होती हैं जब अभाज्य गुणनखंड किया जाए उस संख्या का, तो उसमें कम से कम 1 2 हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या कम से कम 1 5 हो, ये दोनों कम से कम 1 हो, अर्थात 1 2 हो। अधिक से अधिक 3 4 2 भी हो सकता है, अधिक से अधिक 5 5 बार भी आ सकता है, लेकिन 1 अवश्य आना चाहिए 5। तो वैसी संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में समझा। अब आइए अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, इसके बहुत महत्वपूर्ण नोट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र तथा कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले बहुपद के घात को, क्योंकि देखिए घात को क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है, तो पहले नोट्स में मैंने बहुपद का घात लिखा है। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना होता है वह बहुपद उतने घात में बहुपद कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? तो एक उदाहरण है, समझे। 3x स्क्वायर प्लस 2x का पावर 4 माइनस 5 जोड़ 3x का पावर 6। तो यहाँ देखते हैं कि x चर है, इसमें यहाँ अधिक पावर है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, तो अधिकतम पावर कितना है? 6 है। तो ये जो बहुपद है 6 घात में बहुपद कहा जाएगा। यहाँ हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे एक घाती अर्थात रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, इन सब बहुपद की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले एक घाती बहुपद, इसका व्यापक स्वरूप
ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट याद रखना आपको ज़रूरी है। यदि ए 0 हो जाए तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। बी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होगा। अब इसके बारे में 3 मुख्य बातें। केवल एक शून्यक होता है, किसका? रैखिक बहुपद का। ग्राफ सीधी सरल रेखा होती है। प्रश्न पूछता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो सीधी सरल रेखा होती है और एक्स अक्ष को यह एक बार काटती है। जो रैखिक बहुपद का ग्राफ है वह एक्स अक्ष को अधिकतम केवल एक बार काटेगा। तो ये एक घाती बहुपद से 4 पॉइंट। तो व्यापक स्वरूप कितने शून्यक होते हैं, कैसा ग्राफ होता है और एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, और शून्यक कितना होता है, तो -b/a होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये है रैखिक बहुपद, इसे एक घाती बहुपद भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग द्विघाती बहुपद की। तो व्यापक स्वरूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे अधिक इस टॉपिक से इस चैप्टर में आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। a जैसे ही 0 होगा इसका अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाएगा और ये लीनियर पोलिनोमियल में बदल जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 इसका कंडीशन होता है। शून्य की बात करें तो 2 शून्यक होते हैं, इसे अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इसके बाद ग्राफ की बात करें तो यह पाराबोला, जिसे यू आकार कहते हैं, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। कई बार परीक्षा में पूछा है, जब a > 0 तो ग्राफ ऊपर की ओर होगा, यू आकार ऊपर होगा, अर्थात परवलय ऊपर की ओर होगा। जब a < 0 तो ग्राफ का परवलय आकार नीचे की ओर, अर्थात औंधे कटोरे, औंधे यू आकार की ओर होगा, यू आकार की तरह होगा। अब एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बार काटता है। ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है तो अधिक से अधिक एक्स अक्ष को 2 बार काट सकता है, ये याद रखिएगा। अब शून्यकों का योग क्या होता है, तो -b/a। -b क्या है, तो x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल c/a। c क्या है, अचर पद। a क्या है, x² का गुणांक। तो इस तरह से होता है। और शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं और गुणनफल को अल्फा × बीटा भी कहा जाता है। तो ये सूत्र है, इसे आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। ठीक है। तो व्यापक स्वरूप ax³ + bx² + cx + d होता है, इसका व्यापक स्वरूप। इसमें भी कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0। इसके 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ग्राफ रैखिक तथा परवलय से अलग होता है। देखिए, जब ग्राफ रैखिक न हो और परवलय न हो तो सीधा कहेंगे कि यह त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। इसके बाद एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बार काटता है। कम से कम कुछ भी हो सकता है, अधिकतम 3 बार काटता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सबसे ज़्यादा द्विघात से है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। -b क्या है, x² का गुणांक, a क्या है, x³ का गुणांक। अब 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर c/a होता है, जहाँ c क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x³ का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a होता है। -d, तो d क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x³ का गुणांक है। तो इस तरह से रैखिक
अर्थात एक घाती, द्विघाती तथा त्रिघाती बहुपद के बारे में हम लोग सारे महत्वपूर्ण नोट्स को हम लोगों ने समझ लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस अध्याय में इससे अधिक आपको नोट्स अथवा सूत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इतना याद रखते हैं, ये सभी ध्यान में रखते हैं, तो समझिए कि आप इस चैप्टर के चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आप सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आप दो अध्याय पहला और अध्याय दूसरा, इसके महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण नोट्स को आपने देखा। फिर हम लोग अगले वीडियो में और 2-4 अध्याय को लेकर आएंगे। धन्यवाद।